हमारे गांव में जिस लड़की की शादी होने वाली होती वो गायब हो जाती। डर के मारे मेरी माँ मेरी शादी नहीं करवा रही थी। मुझे सरपंच के बेटे से मोहब्बत हो गई और वो भी मुझे पसंद करने लगा। लेकिन मैंने डर के मारे अपनी माँ को नहीं बताया और एक रात अपनी माँ को खाने में दवाई देकर सुला दिया और सरपंच के बेटे से छुपकर शादी कर ली। सुबह होने से पहले वापस घर आकर सो गई। जैसे ही रात के 3:45 बजे तो मेरी चीखें निकल गई थीं, क्योंकि मेरे पूरे शरीर पर। हमारे गांव में रात को ही एक शादी थी। मैंने शादी में खूब एंजॉय किया था, बहुत मज़े किए थे। मैं थक कर अभी सोई हुई थी। शायद उस सुबह का समय था कि एक शोर पर मेरी आँख खुली थी। ऐसा लगा जैसे कोई कयामत आ गई हो। पूरा गांव चिल्ला रहा था। मैं हड़बड़ाकर उठने ही वाली थी कि तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई थी। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएगा। बाहर मेरी माँ थी, कह रही थी, कोमल जल्दी से दरवाज़ा खोल और बाहर आ। अरे बाहर तो एक कयामत आई हुई है, जल्दी कर, जल्दी दरवाज़ा खोल, क्योंकि बाहर राजू की बेटी। इतना कहकर मेरी माँ शायद वहाँ से चली गई थी। मैंने भी जल्दी से दरवाज़ा खोला और माँ के पीछे लपकी थी। मैंने कहा, माँ क्या हुआ राजू की बेटी को, बताती तो जाएं। मैं उनके पीछे भागी थी। मैंने देखा राजू की माँ और राजू की पत्नी गांव के चौक पर खड़ी बुरी तरह से रो रही थीं। राजू की बेटी अनीता मेरी दोस्त थी, उसकी छोटी बहन भी खड़ी रो रही थी और राजू भी आसपास के लोगों को कह रहा था कि मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। और तो और उसकी बेटी का पति और उसके ससुराल वाले भी वहीं मौजूद थे। समझ नहीं आ रहा था माजरा क्या है। राजू अपनी पत्नी को भला बुरा कहने लगा कि तुझे पता था इस गांव में यही होता है, फिर क्यों उसकी शादी कर दी। अरे घर में बैठी रहती, कम से कम आंखों के सामने तो होती। अब उसे कहाँ से लाऊं, पता नहीं किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी, मेरी बच्ची पर क्या बीत रही होगी। हमारी तो इज्जत ही लुट गई। जिनकी जवान बेटियां यूं घर से गायब हो जाएं, वो ना जिंदा रहते हैं और ना ही मुर्दा। मुझे अनीता के लिए दुख हो रहा था। कितनी खुश थी वो अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर, कितने सपने सजाए थे और आज पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मेरी आंखों में अनीता के लिए आंसू चमकने लगे थे। मेरी आंखों में मेरी माँ ने आंसू देखे तो शायद उन्हें लगा कि मैं डर रही हूँ। ये देखकर मेरी माँ ने मुझे खींचकर अपने गले से लगा लिया। रो तो मेरी माँ भी रही थी, शायद उनके दिल में भी डर बैठा हुआ था मुझको लेकर, कहीं मैं भी गायब ना हो जाऊं। वो बेहद गरीब लोग थे, रोते नहीं तो और क्या करते, रो धोकर वहाँ से चले गए थे, क्योंकि ये तो इस गांव में काफ़ी समय से हो रहा था। गांव में जिस लड़की की भी शादी होती वो शादी की रात ही गायब हो जाती। कुछ लोग इसको मजाक समझते थे और कहते लड़की खुद ही भाग गई होगी, और उसके घर वाले कहते अगवा हो गई। लेकिन ये हमारे गांव में 7वीं बार हो रहा था। हमारा गांव कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, गिने चुने गांव थे, और पिछले कुछ समय से हमारे गांव में यही सब कुछ चल रहा था। और अब तक 7 लड़कियां घर से गायब हो चुकी थीं। भला 7 लड़कियां कैसे घर से भाग सकती हैं? और फिर 7 के 7 लड़कियों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो घर से भाग जाएं, वो भी अपनी शादी वाली रात? ये कोई आसान काम थोड़ी है। अब तो इस गांव में ये बात मशहूर हो गई थी कि यहाँ पर ऐसा ही होता है। अब तो लोग अपनी बेटियों की शादी करने से भी डरने लगे थे। हम लोग वापस घर आ गए। मेरी माँ जो मुझे गले से लगाए बैठी थी, छोड़ ही नहीं रही थी। मैंने अपनी माँ को तसल्ली दी कि माँ इतना टेंशन मत लो, मुझे तो लगता है ये किसी गिरोह का काम है जो लड़कियों को उठवा रहा है। मुझे लगता है कि पुलिस में इसकी खबर देनी चाहिए। लेकिन मेरी माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया कि ऐसी बातें मुंह से मत निकाल, हमें इस झंझट में नहीं पड़ना। इससे आगे मैं कुछ और बोलती, मेरी माँ ने इशारे से मुझे चुप करवा दिया। मैं भी उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मेरा नाम कोमल है, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और अब जो आजकल हमारे गांव में हो रहा था उसकी वजह से भी वो काफ़ी डरी हुई थीं। कहने लगी, मैं तेरी शादी कभी नहीं करूँगी, नहीं तो तू भी गायब हो जाएगी, और अगर तू ऐसे गायब हो गई तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं तो जीते जी मर जाऊँगी। लेकिन मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि माँ के दिल से ये बात किसी तरह निकाल दूँ, क्योंकि मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था। जरूर लड़कियों के गायब होने के पीछे कोई बड़ा राज था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। शादी ना करना कोई हल तो नहीं था। अगर मेरी माँ मेरी शादी ना करके मुझे बचा भी लेती तो गांव की और बहुत सारी लड़कियां थीं जो यूं शादी की रात या तो गायब हो जाती या फिर पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप की दहलीज पर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती। और फिर मुझे भी एक शादीशुदा ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश थी। मेरे भी कुछ अरमान थे जो मैं पूरे करना चाहती थी।
मेरी उम्र अभी 19 साल थी। गांव की शायद सबसे खूबसूरत लड़की मैं ही थी, जो कोई एक बार मुझे देखता, मुड़कर दोबारा जरूर देखता और मेरे बारे में ज़रूर पूछता था। मेरी खूबसूरती को देखते हुए मेरी माँ मुझे बाहर भी कम ही जाने देती थी। उनके दिल में हमेशा मुझे लेकर डर रहता था और जब से ये लड़कियों को गायब होने का मामला हुआ था, मेरी माँ ने मुझे घर में कैद कर दिया था। इस हादसे को 3 दिन गुजर चुके थे और घर में मेरा दम घुट रहा था। मेरी माँ दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर सोया करती थीं। जब वो सो गईं तो मैं चुपचाप घर से निकल आई और खेतों की तरफ चली गई। हमारे गांव में ज़्यादा कुछ नहीं, बस सरपंच की हवेली थी जो हमें किसी महल जैसी लगती थी। मैं भी उसके आसपास घूमने लगी। अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। यूं ही शरारत में आकर जमीन से पत्थर उठाकर इधर उधर मार रही थी, कभी हवा में उछाल रही थी। सरपंच की हवेली के पीछे एक बड़ा ही ऊंचा आमों का पेड़ था और उस पेड़ पर कच्ची केरियां लटक रही थीं। दोपहर का समय था, कोई भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। एक पत्थर उठाकर मैंने कैरियों पर दे मारा, लेकिन किस्मत खराब थी, एक भी कैरी जमीन पर नहीं गिरी। मैंने एक और कोशिश करने के इरादे से इस बार बड़ा सा पत्थर उठाया और कैरी पर दे मारा, लेकिन वो पत्थर हवेली के अंदर जाकर गिरा। मुझे किसी के कराहने की आवाज़ आई। मैं समझ गई जरूर मेरा पत्थर किसी को लग गया है। मैं जल्दी से भागकर हवेली के गेट की तरफ आई थी। झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि सामने तो बड़े सरपंच का बेटा था। उसका नाम अंकुर था। मैंने सुना था वो इस कदर खूबसूरत है कि उसे देखकर किसी फिल्मी हीरो की याद आ जाती है। मैंने इससे पहले कभी अंकुर को नहीं देखा था, सिर्फ उसके बारे में सुना था, क्योंकि वो शहर में पढ़ता था और कम ही गांव आया करता था। आज पहली बार देखा था। उसे देखते ही मुझे ये समझते देर न लगी कि ये बड़े सरपंच का बेटा अंकुर ही है। मैं उसे देखकर एकदम खो सी गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं कि तभी उसने मुझे देख लिया था। गेट खोलकर ठीक मेरे सामने खड़ा था। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं वहां से भाग जाती। नजरें झुकाए खड़ी हुई थी और उसकी आंखों में गुस्से से चिंगारियां निकल रही थीं। एक हाथ सर पर था, जहां से मेरा पत्थर लगने की वजह से खून बहने लगा था। उसने गुस्से में मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैं दर्द के मारे बिलबिला उठी थी। डर के मारे बड़ी बड़ी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। वो गुस्से से चिंगारते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम्हारा फेंका हुआ पत्थर मुझे लग गया है और इस जुर्म में तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं उसकी बात सुनकर एकदम होश में आई थी, जबकि मेरी जान तो उसकी खूबसूरती के आगे पहले ही कुर्बान हो चुकी थी। मैं फौरन उसके कदमों में बैठ गई और मैंने उससे माफ़ी मांगी। मैंने कहा, छोटे साहब माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, वरना मैं आपको क्यों मारूंगी, मेरी आपसे क्या दुश्मनी। मैंने जल्दी से अपने दुपट्टे से उनके माथे पर दबाव डाला, क्योंकि वहाँ से हल्का हल्का खून बहने लगा था। वो मेरी आंखों में देखने लगा। बेध्यानी में मैं उसके कुछ ज़्यादा ही करीब हो गई थी और मुझे इस बात का होश नहीं था। होश तो तब आया जब उसने मुझे मेरी कमर से पकड़कर दूर हटाया था। कहने लगा, अब मैं ठीक हूँ। वो मेरी तरफ बड़े ही गौर से देख रहा था। अब से पहले जो उसकी आंखों में गुस्सा था, अब वहाँ पर कुछ अलग ही चमक थी जो मेरी समझ से बाहर थी। मैं तो तैयार खड़ी थी कि आज मुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसने तो कुछ और ही कहा। कहने लगा, नाम क्या है तुम्हारा? मैंने कहा, मेरा नाम कोमल है। कहने लगा, किसकी बेटी हो? मैंने कहा कि मैं शर्मन की बेटी हूँ, पर वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसने कहा, अंदर आ जाओ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी पीकर जाना। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। उसने कहा, क्यों क्यों नहीं जाओगी? मैं क्या तुम्हें खा जाऊँगा? मैंने कहा, हाँ, सुना है आप लड़कियों को खा जाते हैं। मेरी बात पर वो खिलखिलाकर हंस दिया था। कहने लगा, अरे इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा, सब कहते हैं जो एक दफ़ा आपको देख ले वो बेचारी जिंदा नहीं बचती, आपकी यादों में खोकर अपने अंदर ही अंदर जलते जलते मर जाती है और आपको कोई हासिल तो कर नहीं सकता, बस वो आपकी यादों में तड़प तड़प कर खुद ही अपनी जान दे देता है। वो बहुत ही ध्यान से मेरी बातें सुन रहा था, जैसे मुझे देखते देखते कहीं खो गया हो। उसने कहा, तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे पत्थर मारा है, फिर भी मैं तुम्हें पानी पिलाने के लिए बुला रहा हूँ। खैर मैं अंदर चली गई। उसने मुझे बाहर लॉन में ही बिठा दिया था। हवेली को मैं अंदर से पहली बार देख रही थी। इतनी बड़ी हवेली, जैसे कोई महल हो। थोड़ी देर में ही वो मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आ गया, लेकिन मेरा ध्यान तो उसकी तरफ था ही नहीं। मैं तो बस हवेली को देखने में मगन थी। कहने लगा, कहाँ खो गई? ये लो, पानी पी लो। मैंने उसके हाथ से पानी लिया और पीने लगी। गटागट मैं 2-3 गिलास पी गई थी। इस बार वो फिर से हंस पड़ा। कहने लगा,
इतनी प्यास थी फिर अंदर क्यों नहीं आ रही थी? कहने लगा कल फिर आना, मैं तुम्हें अपनी पूरी हवेली दिखाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आने वाली, कहीं आप मुझे हवेली में ही कैद न कर लें। वो कहने लगा तुम जैसी हसीन खूबसूरत लड़की को हवेली में नहीं दिल में कैद किया जाता है। उसका बस इतना कहना था कि दिल की धड़कनें शोर मचाने लगी थीं। मैं वहाँ से भाग आई। जिस इंसान के पीछे गांव की सारी लड़कियां दीवानी थीं वो मेरी तारीफ कर रहा था और मैं तो खुशी से पागल हो गई थी। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई शराब पी ली हो। मैंने सारा दिन मस्ती में घूमते हुए गुजार दिया था। उसका चेहरा मेरी आंखों में और उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मेरी माँ ने भी मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए थे। कहने लगी अरे कोमल, दीवानी हो गई है क्या? कहाँ खोई खोई है? मैंने हंसकर माँ को टाल दिया। अगले दिन मैं फिर माँ को चकमा देकर हवेली के पास चली आई। आज तो वो भी मेरा इंतज़ार कर रहा था। कहने लगा मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। मैं उसके साथ हवेली के अंदर चली आई। पता नहीं क्यों अब मुझे उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और ना ही इतनी बड़ी हवेली से डर लग रहा था। हालांकि मेरी माँ ने मना किया था कि हवेली के आसपास भी मत जाना। वो मुझे हवेली की सैर करवा रहा था और मुझसे ढेर सारी बातें भी कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। और फिर यहीं से हमारे मिलने का सिलसिला चल पड़ा था। वो अब रोज़ ही मुझे मिलने के लिए बुलाने लगा। हम रोज़ मिलने लगे और फिर यूं ही हम एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। एक दिन अंकुर ने मुझसे कहा था कि कोमल, मैं तुम जैसी मासूम और खूबसूरत लड़की पूरे गांव में नहीं देखी। जब तक तुमसे मुलाकात न कर लूं और तुम्हारी ये मासूम सी बातें न सुन लूं मुझे चैन ही नहीं आता। पूरी रात तुम्हारी याद मुझे सोने नहीं देती। सुबह होती ही तुमसे मिलने की तड़प बेचैन करती है। कोमल, इस बात में कोई शक नहीं कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। उसके इजहार मोहब्बत पर मेरे अंदर खुशी के लड्डू फूटने लगे थे, क्योंकि मोहब्बत तो मैं भी अंकुर से करने लगी थी, लेकिन कहने से डरती थी, क्योंकि मेरे और अंकुर की हैसियत में ज़मीन आसमान का अंतर था। वो आसमान का चांद था तो मैं ज़मीन की खाक थी, जिसका मिलन कभी नहीं हो सकता था। लेकिन जब अंकुर ने इजहार मोहब्बत किया तो मेरा दिल खुशी के मारे मचलने लगा था। मैंने भी उसकी मोहब्बत को स्वीकार कर लिया। सच कहते हैं जब किस्मत बदलती है तो पता ही नहीं चलता कि क्या से क्या हो गया। लेकिन मेरे दिल में एक उदासी भी भर गई थी। वो मुझसे शादी कैसे कर सकता था? वो सरपंच का बेटा था और मैं उसकी हवेली की नौकरानी तो नहीं थी, लेकिन हैसियत में कम जरूर थी। मेरा बाप ठीक ठाक आदमी था, अच्छी गुजर बसर होती थी, लेकिन फिर भी बड़े साहब कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देते कि मैं उनके घर की बहू बनूं। वो कहता कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे उसकी ये बातें बहुत अच्छी लगती थीं। हालांकि मैंने तो उसके बारे में यह भी सुना था कि वो बहुत ही अय्याश और शौकीन मिजाज का आदमी है, लेकिन आज तक उसने मुझसे ना तो कोई गलत बात की थी, यहाँ तक कि कभी मेरा हाथ भी नहीं थामा था, कोई भी बदतमीजी नहीं की थी, बल्कि मेरे साथ बहुत ही दोस्ताना और प्यार वाला व्यवहार रखता था। मुझे बहुत ही इज्जत और सम्मान से बात करता था। हमेशा मुझसे मोहब्बत और शादी की ही बातें किया करता। उसका मतलब कि उसके दिल में चोर नहीं था और लोग उसके बारे में गलत फहमियाँ उड़ा रहे थे। मुझे अंकुर से मोहब्बत हो गई थी, इतनी मोहब्बत कि अब मैं उसके बिना कुछ भी नहीं थी। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। मुझे उसने कहा कि तुम अपनी माँ से बात करो, फिर मैं अपने घर वालों से बात करूँगा और तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूँगा। और वैसे भी तुम्हारी माँ तो फ़ौरन ही राज़ी हो जाएंगी, क्योंकि सरपंच के बेटे के साथ तुम्हारी शादी हो रही है। वो बिल्कुल भी मना नहीं करेंगी। लेकिन मेरे लिए अपने घर वालों को मनाना मुश्किल है, पर मैं उनका लाडला बेटा हूँ तो शायद वो भी मान जाएं। फिर हम लोग साथ रहेंगे और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। मैंने उसको कह तो दिया था कि मैं अपनी माँ से बात करूँगी और शायद वो मान जाएं, लेकिन मैं जानती थी मेरी माँ का मसला ये दौलत, ये बड़े लोग और बड़े घर में शादी होना नहीं था, बल्कि वो तो मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहती थी। उनको लगता था मेरी शादी हो गई तो मैं शादी वाली रात गायब हो जाऊंगी और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और वो अकेली रह जाएंगी। पर बात करना तो ज़रूरी था, क्योंकि अंकुर को भी मैंने ये कह दिया था कि मैं बात ज़रूर करूँगी। और वैसे भी मैं अंकुर के बिना अब रह नहीं सकती थी, इसलिए किसी न किसी तरह माँ को मनाना था। मैंने माँ से कहा कि मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। माँ ने कहा बोलो, क्या बात है, मैं सुन रही हूँ। मैंने कहा माँ, क्या तू नहीं चाहती कि मैं किसी बड़े घर की बहू बनूँ और मेरी शादी हो जाए, मेरा भी अपना घर परिवार हो? मेरा अभी इतना ही कहना था कि मेरी माँ ने मुझे चुप करवा दिया। कहने लगी, खबरदार, जो तूने शादी का नाम भी लिया
19 साल की उम्र में ही तुझे शादी की पड़ी है। अरे 19 तो क्या, 29 या उससे भी ज़्यादा साल की हो जाए, मैं फिर भी तेरी शादी नहीं करूँगी। तुझे पता नहीं है कि इस गांव में जब किसी की शादी होती है वो शादी की रात ही गायब हो जाती हैं, ना जाने कहाँ चली जाती हैं। और तुझे शादी की पड़ी है, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगी। मैंने कहा माँ, तो क्या तू सारी ज़िंदगी मेरी शादी नहीं करवाएगी? मेरी माँ ने कहा मैं सारी ज़िंदगी तेरी शादी नहीं करूँगी, तुझे अपनी आंखों के सामने बिठा कर रखूँगी, पर किसी के हवाले नहीं करूँगी। मैंने कहा अगर मेरा होने वाला पति सरपंच का बेटा हो तब भी तो मेरी शादी नहीं करेगी। मेरी माँ ने कहा वो सरपंच का बेटा हो या इस देश के प्रधानमंत्री का बेटा हो, मैं तेरी शादी नहीं करूँगी। और ये सरपंच का बेटा बीच में कहाँ से आ गया? आखिर कहना क्या चाहती है तू? मेरी माँ को जब सरपंच के बेटे वाली बात ध्यान में आई तो वो एकदम से चौंक गई। कहने लगी अब बोलती क्यों नहीं? ये सरपंच का बेटा तेरी बातों के बीच में और तेरी शादी के बीच में कहाँ से आ गया? क्या चक्कर है तुम दोनों के बीच? मुझे सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे घर में कैद कर दूंगी। मैं तो अपनी माँ की बात सुनकर डर गई थी। मैं तो अब अंकुर से मिले बिना रह भी नहीं सकती थी। मैंने कहा माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यूं ही कह दिया। सरपंच का बेटा मुझे क्यों देखेगा, मुझसे क्यों शादी करेगा? मैं तो बस यूं ही मिसाल दे रही थी कि अगर उनके बेटे का रिश्ता आ जाए तो क्या तब भी तो मेरी शादी नहीं करेगी? इस बारे में मेरी माँ ने बात करने से इनकार कर दिया। मैंने अपनी माँ को सच नहीं बताया कि मुझे पता था सच सुनकर भी यही जवाब देंगी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैंने ये बात अंकुर को बताई। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कोमल, इस बात को भी न माने। मैंने कहा हर इंसान दुनिया में लालची नहीं होता। मेरी माँ को दौलत से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत है। लेकिन अंकुर ने कहा मैंने अपने घर वालों से बात की है और वो भी नहीं माने। लेकिन मैंने इरादा कर लिया है कि मैं तुमसे छुपकर शादी कर लूँगा, उनकी मर्जी के खिलाफ। एक बार शादी हो जाए फिर वो क्या कर सकते हैं? मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मान रही। मैं क्या करूँ? तुम्हारी माँ हमारी मोहब्बत के बीच में रोड़ा अटका रही हैं। मैंने अंकुर से कह दिया कि मैं अपनी माँ को अपनी मोहब्बत के रास्ते में आने नहीं दूंगी। मैं भी तुमसे छुपकर शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं थी, इस गांव में रहने वाली आम सी लड़की थी जिसके सर पर बाप का साया भी नहीं था। भाई की इज्जत की पगड़ी भी मेरे सर पर नहीं पड़ी थी। लेकिन वो तो सरपंच का बेटा था, फिर भी मुझसे अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने को तैयार था, सिर्फ हमारी मोहब्बत की खातिर। मैंने अंकुर की मोहब्बत की दीवानी थी। वो अपनी मोहब्बत में सच्चा था, अपने वादे का पक्का था, तभी तो उसने मुझे धोखा नहीं दिया था। वरना वो अपने माँ बाप का हवाला देकर कि मेरे माँ बाप इस रिश्ते से राजी नहीं हैं, मुझसे पीछा छुड़ा सकता था। और दूसरी बात, अंकुर की सच्ची मोहब्बत की ये भी गवाही थी कि आज तक अंकुर ने मुझे गलत निगाहों से नहीं देखा था, ना ही गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सच्ची मोहब्बत दिखाई देती थी। तो जब वो ऐसा कर सकता था तो मैं क्यों नहीं? मैंने भी सोच लिया था कि मैं अपनी माँ को अपनी मोहब्बत के बीच में आने नहीं दूंगी। अंकुर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें रात के टाइम बुलाऊंगा और उस दिन हम दोनों शादी कर लेंगे। हमारे गांव में एक मंदिर था, मंदिर में जो पुजारी जी बैठे थे, अंकुर ने उनसे बात कर ली थी। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। अंकुर ने मुझे जो दिन बताया था उस दिन मैंने घर में खाना बनाया और मैंने अपनी माँ को शक तक नहीं होने दिया कि मैं आज इतना बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। मैं सारा दिन घर में नॉर्मल थी। रात को मैंने खाना बनाया और अपनी माँ के खाने में नींद की दवाई मिला दी। मेरी माँ कमरे में गईं और बेखबर सो गईं। मैं अपने घर से तैयार होकर निकली और हवेली पहुँच गई। अंकुर मुझे हमेशा हवेली के पिछले हिस्से में मिला करता था, क्योंकि हवेली के दूसरे हिस्से में तो उसके माँ बाप होते थे, नौकर चाकर भी होते थे, लेकिन पिछले हिस्से में कोई नहीं होता था। एक दो नौकर होते थे, वो भी अंकुर के वफादार थे। मैं हवेली पहुंच गई थी। उसने मुझसे कहा था कि हवेली के अंदर मत आना, बाहर ही रुकना, मैं पूरे वक्त पर आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मैं उस वक्त बाहर खड़ी थी, मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था, लेकिन 5 मिनट बाद ही अंकुर बाहर आ गया था। उसको वहाँ देखकर मेरी जान में जान आई थी। वो मुझे एक साइड पर बने हुए कमरे में ले गया। वहाँ पर कुछ पुरानी गाड़ियाँ और काठ कबाड़ भरा पड़ा था। उसने कहा यहीं पर बैठो, यहीं हमारी शादी होगी। मैंने पंडित जी से बात कर ली है, मैं तुम्हें अंदर हवेली में लेकर नहीं जा सकता। तुम कुछ देर यहीं पर इंतज़ार करो, मैं पंडित जी को लेकर आता हूँ। मैं वहीं पर बैठ गई। वहाँ पर धूल मिट्टी की बड़ी ही स्मेल आ रही थी। मैं वहीं बैठी थी कि अचानक उस कमरे में एक लड़की दाखिल हुई थी, जो कि दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी। बहुत ही डरी हुई लग रही थी। मेरी तरफ देखकर मेरी तरफ लपकी थी, कहने लगी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो।
मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं और ये लड़की कौन है और इस वक्त यहाँ पर कहाँ से आ गई और मुझसे क्या चाहती है। अभी मैं उसकी तरफ बढ़ी ही थी कि पीछे से एक बूढ़ा आदमी आया था और उसे वहाँ से आकर ले गया। उस बूढ़े आदमी ने मुझे नहीं देखा था क्योंकि कमरे में पूरी तरह रोशनी नहीं थी और मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ पर अंधेरा था। मैं भी उसके पीछे जाने लगी कि तभी अंकुर आ गया था और उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा, अंकुर, यहाँ पर एक लड़की आई थी, वो कहाँ चली गई? उसने कहा, कौन? वो प्यारी सी लड़की, बड़ी बड़ी आंखों वाली। मैंने कहा, हाँ हाँ वही तो थी, वो अभी आई थी। उसने कहा कि वो हमारे ड्राइवर की बेटी है, बेचारी दिमागी मरीज है, रोज़ रात को दुल्हन बन जाती है, फिर लोगों के पास जाकर कहती है मुझे बचा लो। जो उसको लेकर गया था वो उसका बाप था, हमारा ड्राइवर, बेचारी मानसिक रोगी है। मुझे बहुत हैरानी हुई थी ये जानकर। मैंने कहा, कितनी अजीब बात है। मैंने अंकुर से कहा कि इस गांव में अक्सर ऐसा होता है कि जिसकी शादी होती है शादी वाली रात लड़की गायब हो जाती है। तुम इस गांव के सरपंच के बेटे हो तो तुम्हें इस बात पर कोई कदम क्यों नहीं उठाते? उसने कहा, मैं बिल्कुल कदम उठाऊंगा, मैं इस बारे में सोच रहा था और मैंने हाथ पैर मारना भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन देखो, आज हमारी शादी है, आज काम की बातें छोड़ो, थोड़ी देर में पंडित जी आने वाले हैं, वो बाहर ही बैठे हैं। अंकुर ने मुझे पानी पिलाया और एक तरफ बिठा दिया। कुछ देर में पंडित जी अंदर आ गए थे और यूं हमारी शादी हो गई। मेरे दिल से सारे डर निकल गए थे, सारे शक, सारे अंदेशे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि उसने तो मुझसे शादी कर ली थी और मैं उसकी पत्नी भी बन चुकी थी। उसने पंडित जी को वापस भेज दिया और मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने फार्म हाउस पर ले गया। काफ़ी बड़ा फार्म हाउस था, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए थे, हरियाली थी। उसे देखकर ही आंखों को ताजगी मिल रही थी। हम वहाँ कुछ देर बैठे रहे, हमने खाना खाया, एक दूसरे से ढेर सारी बातें की। मैंने कहा, अंकुर, सुबह होने वाली है, मुझे घर वापस छोड़ दो। लेकिन उसका इरादा मुझे छोड़ने का नहीं था। कहने लगा, आज तो हमारी शादी हुई है और तुम अभी अभी जाने की बात कर रही हो। मैंने कहा, मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगी और तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें भी करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरी माँ को शक हो जाएगा। लेकिन अंकुर का इरादा मुझे छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं था। वो मेरे करीब आ गया, मेरे चेहरे पर झूलती लट को अपनी उंगली से मेरे कान के पीछे कर दिया। कहने लगा, कोमल, आज इतनी प्यारी लग रही हो कि छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। शायद तुम भूल रही हो, आज हमारी शादी हुई है और आज की रात हमारे लिए बहुत ही स्पेशल रात है। आज हमारी सुहाग रात है। तुम ऐसे मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? अंकुर की आंखों में मदहोशी छाई हुई थी। धीरे धीरे वो मेरे करीब होता चला गया, इतना करीब कि मैं भी अंकुर की संगत में पिघलने लगी थी। मेरा दिल भी उसकी बाहों के लिए मचलने लगा और जैसे ही अंकुर ने मुझे अपनी बाहों में लिया था, मेरे ऊपर भी मदहोशी छा गई थी। मैंने भी अपने आप को अंकुर के हवाले कर दिया। आज की रात हमारी ज़िंदगी की एक स्पेशल रात थी और मुझे अंकुर पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने खुद को अंकुर को सौंप दिया था। सुबह के 4 बज चुके थे और हमें पता ही नहीं चला। हम तो एक दूसरे में समा चुके थे। जब होश आया तो मैं हड़बड़ा गई थी। मैंने कहा, अंकुर, सुबह के 4 बज चुके हैं, मुझे जल्दी से घर छोड़ आओ। उसका दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे बार बार जिद करने पर वो मुझे गांव छोड़ आया था और अपनी माँ के जागने से पहले ही मैं कमरे में आकर लेट गई। अभी रात के 4:30 ही बजे थे कि मेरी आंखें शोर पर खुल गई थीं। गांव में किसी बात पर बवाल मचा हुआ था। औरतों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं और मर्दों के चिल्लाने की। न जाने क्या हुआ था, समझ से बाहर था और मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी कि मैं अपनी माँ को नींद की दवाई दे चुकी थी। मेरी माँ जागने वाली नहीं थी, लेकिन जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी माँ भी जाग चुकी थीं। वो अपना सर पकड़े खड़ी थी, उनके सर में शायद दर्द था। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी हुई, लेकिन मैं अपनी माँ को बता देना चाहती थी कि मेरी शादी हो गई है और मैं अब भी यहीं पर मौजूद हूँ, मैं अभी तक गायब नहीं हुई। लेकिन हमें अभी ये भी देखना था कि ये शोर कहाँ से आ रहा था। ये शोर हमारी गली से ही उठ रहा था। हम लोग बाहर निकले तो बाहर वही मंजर था। फिर से शादी हुई थी और कोई लड़की गायब हो गई थी। लड़की के माँ बाप और भाई बुरी तरह रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। सारा गांव उस लड़की की तलाश में था, लेकिन वो लड़की नहीं मिल रही थी। मैंने देखा कि उस लड़की की माँ उसकी तस्वीर को अपने सीने से लगाए एक तरफ बैठी थी। मेरी माँ ये मंजर देखकर डर गई। कहने लगी, देखा, तुमने शादी का शोर मचाया था, लेकिन इस गांव में दिन ब दिन क्या हो रहा है। मैं अपनी माँ को कैसे बताती कि शादी तो आज मेरी भी हुई है, लेकिन मैं गायब नहीं हुई थी। लेकिन अगर मेरे साथ ये नहीं हुआ तो फिर बाकी लड़कियों के साथ क्यों हो रहा था और मेरे साथ क्यों नहीं हुआ?
मेरी माँ उस लड़के की माँ की तरफ बढ़ी क्योंकि वो अकेली बैठी थी। वो उसको तसल्ली देने लगी जिसकी उस औरत को ज़रूरत थी, क्योंकि किसी की औलाद ही अचानक गायब हो जाए तो उस पर क्या बीतती है इसका अंदाज़ा कोई दूसरा लगा नहीं सकता। हम उसके पास गए तो वो अपनी बेटी की तस्वीर हमें दिखाकर रोने लगी। उस लड़की की तस्वीर देखकर मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि ये तो वही लड़की थी जो भागते भागते मेरे पास आई थी। दुल्हन के कपड़ों में सजी हुई थी, मुझसे कह रही थी मुझे बचा लो। मैं हवेली के ही कमरे में उस समय बैठी हुई थी और अंकुर ने मुझसे कहा था कि ये पागल है, हमारे ड्राइवर की बेटी है। मैंने उस औरत से पूछा, क्या तुम्हारा पति हवेली में ड्राइवर का काम करता है? तो वो औरत कहने लगी, नहीं, मेरा पति तो शहर में काम करता है। मेरी माँ ने कहा, तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? मेरी हालत अब अजीब सी हो गई थी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर वहाँ से भाग गई। मेरी माँ मेरे पीछे आ रही थी, लेकिन वो कब तक मेरे पीछे भाग सकती थीं? मैं वहाँ से इतनी तेज़ भाग रही थी कि मेरी सांसें फूलने लगी थीं। मैं सीधा हवेली में आई थी और दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। जिसने दरवाज़ा खोला मैं उसे नहीं जानती थी। मैंने चीख कर कहा, अंकुर कहाँ है? वो थोड़ी देर बाद ही आ गया था। मुझे वहाँ देखकर परेशान हुआ। कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना। मैंने कहा, उस लड़की को बाहर निकालो। वो लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, तुम लोगों ने उसे हवेली के अंदर बंद कर रखा है। मैंने शोर मचा रखा था, लेकिन अंकुर मुझे वहाँ से खींच कर ले गया। उसने कहा, कोमल, ये सब कुछ क्या ड्रामा है? लेकिन मैं तो गुस्से से पागल हो रही थी। मैंने कहा, ये सब कुछ तुम ही करते हो। तुम ही लड़कियों को अपनी हवस मिटाने के लिए लेकर आते हो, क्योंकि अगर एक लड़की को शादी की रात को तुम यहीं पर लेकर आए हो तो फिर बाकियों को भी तुम ही लेकर आते हो। तुम एक हवस के पुजारी इंसान हो। मैंने एक गलत आदमी को चुन लिया है। मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए था। तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो। मैंने अंकुर का कॉलर पकड़कर उसे झंझोड़ कर रख दिया था। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में जो भी सोचा था सब गलत सोचा। तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो, बल्कि एक बहुत ही घटिया और नीच और हवस के पुजारी इंसान हो, जो अपनी हवस मिटाने के लिए मासूम गरीब लड़कियों को अपनी हवेली में कैद करते हो। मैं बोलती ही जा रही थी, लेकिन वो खामोश था। उसने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने जो कुछ कहना था कह चुकी, अब मेरी सुनो। मेरा एक बड़ा भाई है, वो पागल है, और जब तक उसे खूबसूरत नई नवेली दुल्हन ना मिले वो और भी ज़्यादा पागल हो जाता है, यहाँ तक कि अपनी जान लेने की कोशिश करता है। मेरा भाई पहले ऐसा नहीं था, लेकिन एक बार उस पर शिकारी कुत्तों ने हमला कर दिया था। उस हमले के बाद मेरा भाई बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था। इलाज होने पर वो बच तो गया था, लेकिन उसको कई गंभीर चोटें आई थीं, और ये चोटें ऐसी ऐसी जगह पर आई थीं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उस हादसे के बाद मेरा भाई नामर्द हो गया था। जब उसे इस बारे में पता चला तो वो पागल हो उठा था। रातों को चीखें मार मार कर उठ जाता। अब भी उसका इलाज चल रहा है, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं है। वो दिन ब दिन पागल ही होता गया, यहाँ तक कि उसको पागलपन के दौरे पड़ने लगे। जब तक उसके सामने नई नवेली दुल्हन ना खड़ी हो और उसे ये एहसास होता है कि वो नामर्द है, वो खुद की जान लेने पर उतारू हो जाता है। सुहागरात का कमरा सजाकर नई नवेली दुल्हन को उसके कमरे में बिठा दिया जाए तो उसे बड़ा सुकून मिलता है। हालांकि वो लड़कियों की इज्जत पर हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया वो नामर्द है, लेकिन उसे ये पागलपन है कि उसे नई नवेली दुल्हन ही चाहिए। इसीलिए अपने भाई की जान बचाने की खातिर हमें ये सब करना पड़ता है। मेरे पापा मजबूरी में ये काम करते हैं। मेरे माँ बाप उसकी मोहब्बत में पागल हैं, अपने बेटे को तड़पते हुए नहीं देख सकते। जब तुम्हारे गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो उसे उठा लिया जाता है। गांव से जितनी भी लड़कियां अब तक गायब हुई हैं वो हमारी हवेली के तहखाने में बंद हैं, और मेरे माँ बाप ने उन्हें इसलिए आज़ाद नहीं किया क्योंकि अगर वो बाहर निकाल दी जाती तो लोगों को हमारा राज पता चल जाता। मेरे बाप की इज्जत खाक में मिल जाती और मेरे भाई का लोग मजाक बनाते। लेकिन मैं अपने घर के इन कामों के सख्त खिलाफ था। मैंने अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश की कि भैया का इलाज करवाओ, उनका इलाज डॉक्टरी इलाज से ही मुमकिन है। इस तरह किसी की लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने का क्या फ़ायदा। और इसीलिए मैंने उनकी मर्ज़ी के बगैर तुमसे शादी कर ली और तुम पर कोई भी आँच नहीं आई, क्योंकि पहली बात तो मैंने तुमसे छुपकर शादी की थी, और दूसरी बात अगर पता चल भी जाता तब भी तुम पर आँच नहीं आने देता, क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें कोई हाथ कैसे लगा सकता था। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर दूर चला जाऊँगा, हम शहर में जाकर रहेंगे। मैंने कहा, ये सब कुछ छोड़कर जाने से ये सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाएगा। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और सबको गलत समझते हो, तो ये सारी बात सारे गांव और पुलिस को बतानी होगी, और अपने भाई को इलाज के लिए किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेजना होगा। वो इसी काबिल है
और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा करूँगी। मुझे कोई परवाह नहीं तुमसे जुड़े रिश्ते की। मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हें क्या पता जिनकी बेटियाँ गायब हो जाती हैं उन माओं पर और उनके बापों पर क्या बीतती है। मैंने देखा है अभी वो औरत कैसे रो रही थी, अपनी बेटी की तस्वीर सीने से लगाए बिलख बिलख कर रो रही थी। उनका क्या कसूर है। अंकुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा मुझे छोड़कर जाने की बात मत करो। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। अंकुर मेरा हाथ पकड़कर हवेली के तहखाने में ले गया। वहाँ वो सारी लड़कियाँ थीं। उनके रहने का, खाने पीने का अच्छा खासा इंतजाम था, लेकिन वो सारी लड़कियाँ ही डरी सहमी थीं। अंकुर ने उन सबको तहखाने से बाहर निकाला और उनके माँ बाप तक उन्हें सही सलामत पहुँचा दिया। उसका भाई भी अपने होशो हवास में नहीं था। अंकुर ने फौरन ही पुलिस को ये बात बताई। गांव वालों के सामने ये बात खुलकर आ गई थी। अब अंकुर के बड़े भाई को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था और अंकुर के बाप को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। हम लोग वो गांव छोड़कर एक शहर में आ गए। कुछ दिन बाद पता चला कि अंकुर के बाप ने अंकुर को जायदाद से बेदखल कर दिया है, लेकिन अंकुर को और मुझे कोई दुख नहीं था। अगर हम ये जुल्म बर्दाश्त करके चुप बैठ जाते तो हम भी गुनहगार होते, हमें भी सज़ा मिलती और हमारी ज़िंदगी किसी की सिसकियों और आंसुओं की बद्दुआओं के तले दब जाती। लेकिन भगवान का धन्यवाद था, ये बात उसे पसंद आ गई थी। शहर आते ही अंकुर की एक ऐसी जगह नौकरी लगी कि उसे घर भी मिल गया और गाड़ी भी। शादी के पहले ही साल भगवान ने 2 बेटियां भी दे दी। जिंदगी बहुत ही सुकून से गुजरने लगी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी थी कोमल और अंकुर के नाम। अगर आपको अपनी कहानी लिखवानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कपल में अपना नाम दिया करें। दोस्तों, आप सबके नामों की स्टोरी एक बार में ही अपलोड करना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के नामों की स्टोरी अपलोड कर सकूँ। धीरे धीरे आप सबका नंबर आएगा। प्लीज़ नाराज़ मत हुआ करें। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना।